हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोज पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 14 दिसंबर और डेली करंट अफेयर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये मंथ 2021 का अंतिम मंथ है, अंतिम महीना है। तो 2022 जो है इसमें आप लोगों को सफलता जरूर हासिल होनी ही चाहिए। देखिए, जब तक हम लोग अपनी सफलता को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे तब तक सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। और आप लोगों से आज एक महत्वपूर्ण बात मुझे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और रोजाना आप लोगों के लिए क्विज जो है वो अपलोड कर दी जाते हैं। तो आप लोगों को समय निकाल कर क्विज जो है वो जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग समय की ही। देखिए, इंसान के जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनके लिए समय निकालना जरूरी है। क्योंकि यदि समय नहीं निकाला गया तो समय जो है, वक्त जो है वो हमारे सपनों को ही डिलीट कर देता है। इसलिए वक्त की कदर करना सीखो। ये वक्त जो है वो वापस लौट कर नहीं आता है, ना ही किसी का इंतजार करता है। और जिसने वक्त को सम्मान नहीं दिया वो व्यक्ति जो है वो हमेशा जीवन में असफल रहता है। तो अक्सर जब समय होता है तो हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है, और जब तक समझ आता है तब तक समय जो है वो निकल चुका होता है। तो आज ही आप लोग जो है इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि वक्त का आप लोग हमेशा कद्र करना सीख जाइए। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये कद्र करना क्या होता है, कैसे हम लोग कद्र करें। आप लोगों ने पढ़ने के लिए जो भी टाइम टेबल बनाया है इसको आप लोग कंटिन्यूअस फॉलो करो। जो भी आपने डिसाइड किया है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से 7 बजे मिलना है तो 5 मिनट पहले ही आपको पहुंच जाना है। लेक्चर जो है, जैसे आप लोगों को सुबह 8 बजे मिलता है तो आप लोगों को 8 बजे फिक्स जो है वो इसके लिए तैयार रहना है। तो समय जो है इसकी कद्र आपको करनी है। कल पर कोई भी काम नहीं टालना है। आज जो है वो सारे काम निपटा देने हैं, मतलब कल के लिए जो काम है उनको आज ही खत्म कर लेने हैं। जैसे आप लोगों को लगता है कि मुझे कल वो टॉपिक पढ़ना है और आज आपके पास समय है तो उस कल वाले टॉपिक को आज जो है वो आप पढ़ डालिए, है ना। तो कल जो है वो वक्त कैसा हो, इसलिए आज ही उस वक्त की जो है वो आप लोग फायदा उठा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली स्मोक फ्री कंट्री जो है वो बनी है। मतलब कौन सी कंट्री बनी है, यहां पर धूम्रपान मुक्त देश जो है वो बनने की घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। और न्यूजीलैंड ने 2027 तक ये डिसाइड किया है। अच्छा, आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 24 याद होगा। 24 आर्टिकल क्या कहता है कि जिन भी बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम है वो बच्चे किसी भी केमिकल जो कारखाने हैं या हम लोग कहें कि माचिस जो है उन उद्योगों के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। तो 14 वर्ष की उम्र जो है ये लिमिट डिसाइड की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और उसी को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 24 के अंदर इंक्लूड किया है। ठीक यही न्यूजीलैंड ने किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो धूम्रपान जो है स्मोक नहीं कर पाएंगे 2027 तक। और न्यूजीलैंड के द्वारा ये कदम जो है वो बहुत ही बेहतरीन उठाया गया है। चलिए न्यूजीलैंड की हम लोग बात करें तो ओशिनेशिया जो कॉन्टिनेंट है वहां पर ये स्थित है। इसके साथ में ही दो अलग अलग आइलैंड्स के अंदर ये बटा हुआ है। एक तो है नॉर्थ आइलैंड और दूसरा है कौन सा, सदर्न आइलैंड। तो दो आइलैंड्स के अंदर ये बटा हुआ है। दोनों के बीच में जो वाटर स्ट्रेट है इसको कुक वाटर स्ट्रेट कहा जाता है। याद रहेगा, यहाँ की कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन, और यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स उनको कैंटरबरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं न्यूज क्या कहती है। लाइफ टाइम बैन ऑन टैबाको एंड सिगरेट्स। तो न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है और अगले 4 साल के लिए पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है वो यहां पर बैन कर दिया गया है। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो यहां पर तंबाकू को खरीद नहीं सकते हैं। अब 14 साल की उम्र क्यों डिसाइड की गई है, यूनाइटेड नेशन ने अपने चार्टर के अंदर ये एज लिमिट जो है वो डिसाइड की है और वहां लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से अधिक आयु जिस व्यक्ति की होगी उसको यूथ की गिनती में गिना जाएगा, उसको जो है वो बाल्यावस्था टीनेज की अवस्था में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग न्यूजीलैंड के बारे में कि न्यूजीलैंड जो है वो ओशिनेशिया में है, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है,
जैसिंडा अर्डन जो है वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, और कुक स्ट्रीट जो है वो सेपरेट करती है नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड को। टुपो को यहाँ पे देखिए, टूपो लेक जो है वो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी लेक है। तो कैंटरबरी जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि साउथ अफ्रीका के अंदर कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में बताइए, इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से ग्रासलैंड जो हैं वो पाए जाते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अब एक ये परियोजना जो है इसको मंजूरी दे दी गई है। जो भी कैन नदी के अंदर अतिरिक्त पानी होगा उसको बेतवा नदी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट की कीमत है 44,605 करोड़ रुपए। अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चली गई थी। वापस से इस योजना को जो है वो मंजूरी दी गई है। तो कैन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी के अंदर क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। और बेतवा जो है ये यमुना की सहायक नदी है। और बुंदेलखंड जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ही ये ग्रिड सिस्टम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया है। ग्रिड सिस्टम आप लोगों को पता होगा कि एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने के लिए एक आर्टिफिशियल नहर जो है वो कनेक्ट की जाती है। तो यहां पर केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसमें 44,605 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। केन और बेतवा नदियों का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में मिलती है तथा बेतवा से यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। तो दोनों जो हैं वो यमुना से कनेक्ट होती हैं। मध्य प्रदेश की कुछ नेशनल पार्क जो है वो हम लोग को देखने की जरूरत है। देखिए, यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, उसके बाद अंडमान निकोबार में है, और उसके बाद असम के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है, वन विहार है, रुद्र सागर है, बांधवगढ़ है, संजय नेशनल पार्क है, माधव, फिर कूनो है, और मांडला प्लांट फोसिल नेशनल पार्क जो है वो भी यहां पर स्थित है। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं तो आप कूनो नेशनल पार्क याद कर सकते हैं। इसके साथ में बांधवगढ़ आप लोग याद करिए अच्छी से। फिर सतपुड़ा जो है इसको याद करिए। पन्ना, पेंच और कान्हा, इन सबको जो है वो आप लोग याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दो नेशनल पार्क हैं, एक तो है दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और यूपी के जो नेशनल पार्क है वो आपको क्लियर करके चलने हैं। नेक्स्ट देखिए कि रिसेंटली जो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2021 के अंदर ऊर्जा को बचाए रखने के लिए बेहतरीन काम किया है। और ये जो पुरस्कार है इनको 14 दिसंबर मतलब आज के दिन जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि आज के दिन ही जो है वो ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो दिवस तो आपको याद हुआ ही है 14 दिसंबर, और इसके सामने साथ में ये पुरस्कार किसको दिया गया है वो भी आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो मिनिस्टर है यानी कि पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, इनकी द्वारा 1991 के अंदर एक योजना शुरू की गई थी जिसके तहत जो भी संस्थान ऊर्जा का संरक्षण करेगी या खपत जो है उसको कम करेगी उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिमम लोगों को स्किल डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का स्थान पहले स्थान पर रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र का एक आंदोलन आप लोग को पता होगा जो किसानों के द्वारा किया गया था, इसका नाम था फ्रूट केक आंदोलन। वापस से रिपीट करता हूं, फ्रूट केक आंदोलन जो है इसका संबंध महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र के जितने भी किसान थे उनकी ये डिमांड थी कि केक जो है इसका इस्तेमाल बेकरी के द्वारा बनाए गए केक से ना करके जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके द्वारा निर्मित जो केक होता है इसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि इससे स्वास्थ्य जो है हेल्थ वो भी अच्छी रहे और किसानों की आमदनी जो है उसमें भी कुछ सुधार आए। तो महाराष्ट्र जो है ये अभी स्किल्स रिपोर्ट के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर, और ये जो है नवा संस्करण है जिसमें महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो है ये क्या करती है कि जितने भी स्किल्स हैं
स्किल्स की देखो, स्किल्स को जनरेट करना भी अपने आप में टास्क है, लेकिन जिस व्यक्ति में स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो जॉब मिलनी चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है उसको मिलना चाहिए। तो दोनों चीज को बैलेंस रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इशू किसके द्वारा किया गया है? तो इशू किया गया है वी बॉक्स के द्वारा, और थीम जो है इसकी वो है रीबिल्डिंग एंड री इन्वेंटिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। टॉप 3 कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र 66.1 स्कोर रहा है, यूपी का 65.2 स्कोर रहा है और केरल का 64.2 स्कोर रहा है। चलिए अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र का ठेका ले रखा है। मतलब अमेरिका ये चाहता है कि पूरे विश्व के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका मैं क्या बनूं? सर्वे सर्वा बनूं। तो पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र का जो टेंडर छुड़ा रखा है वो यूएसए ने छुड़ा रखा है। ठीक है, अब देखिए कि लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहां पर की गई है? यूएसए के द्वारा की गई है। और रिसेंटली अमेरिका ने यह कहा है कि एक तो है चाइना, एक है नॉर्थ कोरिया, ये दोनों कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र का उल्लंघन हुआ है। अब सुनिए चाइना के अंदर क्या हुआ है। चाइना के अंदर उइगर जो मुस्लिम्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, ये बात यूएसए कह रहा है, और इसीलिए विरोध किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा चाइना के अंदर उइगर मुस्लिम पर जो अत्याचार हो रहा है। और नॉर्थ कोरिया के तो कहने ही क्या, पूरा विश्व जो है वो नॉर्थ कोरिया से परेशान है। मतलब वो यानी कि अंदर ही अंदर जो है वो पूरी डेमोक्रेसी चलाता है। हर काम जो है नॉर्थ कोरिया बिना किसी देशों से पूछ के करता है। ठीक है, तो यहां पर लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए फर्स्ट समिट जो है इसको होस्ट किया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो बाइडन जो हैं, अभी जो बाइडन के द्वारा रिसेंटली व्हाइट हाउस के अंदर न्यू अपॉइंटमेंट जो है वो भी की गई है। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है, करेंसी है यूएस डॉलर, और 46 प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी प्रेसिडेंट है कौन? जो बाइडन है। और 49th 49वीं वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो है इसका नाम है नासा, और इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही स्थित है। वॉशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। जैसे और भी देशों की राजधानियां हैं, जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे है, इसके साथ में ही इटली की राजधानी रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। तो कई कैपिटल जो है वो नदियों के किनारे स्थित है। यदि आप लोगों को कोई कैपिटल ऐसी पता है जो कि नदी किनारे स्थित है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पार्लियामेंट को कहते हैं हम लोग कांग्रेस, और मिसौरी नदी जो है वो सबसे लंबी रिवर है यूएसए की, याद रखना है आपको। दो नदियां मिलती हैं, मिसिसिपी और मिसौरी, दोनों मिलकर एक पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि पंजे के आकार का है। वैसे तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, चलिए रॉकीज माउंटेन जो है वो यहां पर स्थित है, और प्रेरी जो है वो घास के मैदान यहां पर पाए जाते हैं। और अमेरिका के द्वारा 1789 के अंदर सबसे पहले जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था अमेरिका के अंदर, इसीलिए सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेस हुई है। नेक्स्ट देखिए कि बुक जो है पब्लिक सर्विस एथिक्स ए क्वेस्ट फॉर मॉरल इंडिया, ये किताब जो है वो प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई है और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। तो ये किताब जो है वो एथिक्स के बारे में, या हम लोग कहें कि आईएएस मेंस के 4th पेपर के अंदर बड़ा सपोर्ट करने वाली है। सीधे तौर पे मैं बात कहूं तो जितने भी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं वो इसको काफी ज्यादा फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि अब ऐसी बुक से क्वेश्चन जो है वो पुटअप होना यानी कि जायज हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो, और जब भी आंसर लिखते समय ऐसे व्यक्तियों को कोट किया जाता है तो आंसर जो है वो काफी इफेक्टिव बन जाता है। तो पुस्तक के अंदर मानव चरित्र यानी कि ह्यूमन जो कैरेक्टर है इनके बारे में पूरा यहां पर बताया गया है कि क्या ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी बातें जो है इस किताब के अंदर लिखी गई हैं। टॉप 5 बुक्स आप लोग देख लीजिए। नो द एंटी नेशंस, ये RSN सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है। गिल्ली डंडा टू गोल्फ, राम वर्मा के द्वारा लिखी गई किताब है। अ न्यू सिल्क रोड, इंडिया, चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया, ये किताब जो है वो किंग्स हुक नाग के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट ये बुक है। बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट, ये किसके द्वारा? राम माधव के द्वारा। ठीक है, ये बुक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, किताब जो है अभी
अनिंद्य दत्ता के द्वारा इस किताब को लिखा गया है ना। तो अनिंद्य दत्ता के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नाम बड़ा अटपटाया, इसलिए जबान जो थी वो क्या कर गई, इसके अंदर लड़खड़ा गई। चलिए, 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली जो है अमित गोयनका को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अमित गोयनका कौन है? डिजिटल बिजनेस के टाइकून हैं अमित गोयनका, और लंदन के अंदर 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, बाइजू का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। 2011 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था और अब वर्तमान में 2021 में 10 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। सोचकर देखिए कि 10 साल के अंदर कितना बड़ा बिजनेस जो है वो बाइजू के द्वारा खड़ा किया गया है। अब रिसेंटली बाइजूस की अर्ली लर्निंग ऐप जो है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। नीरज चोपड़ा वही हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर गोल्डन थ्रो किया था और भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाया था 87.5 मीटर अपना भाला फेंककर। ठीक है, हरियाणा से इनका संबंध है नीरज चोपड़ा का, और पूरे विश्व में ये सेकंड रैंक पर अब बन चुके हैं। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो रैंक थी वो 48 थी। भारत ने जो टोटल मेडल जीते थे वो 7 मेडल भारत के द्वारा जीते गए थे। इनमें से एक जो था वो था गोल्ड मेडल, फिर 2 जो थे वो सिल्वर मेडल, और 4 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तो टोटल 7 मेडल जो है वो भारत के द्वारा जीते गए थे। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर यानी कि पैरा ओलंपिक्स में 24th रैंक जो थी वो भारत की रही थी। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जो है वो क्या बन चुके हैं? ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं बाइजूस के। तो बाइजूस को 2011 के अंदर फाउंड किया गया था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं बाइजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा। बाइजू ने अपने शुरुआती वर्षों के अंदर केवल टेस्ट सीरीज चलाई थी। मुझे आज भी याद है कि बाइजू के द्वारा केवल टेस्ट सीरीज जो थी वो चलाई जाती थी आईएएस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और आज जो है इतना बड़ा एम्पायर बाइजूस के द्वारा खड़ा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली चाइना के अंदर जो बीजिंग ओलंपिक्स होने जा रहे हैं 2022 में, 4 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। यूएसए तो पहले ही इसका बहिष्कार कर रहा था, लेकिन अब जो है बीजिंग ओलंपिक का ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है ये भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो सुनिए। इनका कहना यह है कि चाइना जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। वो ठीक वही बात उइगर मुस्लिम्स की। उइगर मुस्लिम बेसिकली टर्की से उठकर आए हुए हैं, या हम लोग कहें कि चाइना में आने के बाद वो माइनॉरिटी के अंदर अल्पसंख्यक जो है वो काउंट हो गए हैं, और इसीलिए चाइना के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो उइगर मुस्लिमों पर मानवाधिकारों के तहत अत्याचार करता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सत्य भी है। सैटेलाइट इमेजेस के अंदर ये प्रूफ भी हो चुका है। तो अब इस चीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है इन्होंने बीजिंग ओलंपिक जो है इनका बहिष्कार किया है। अब यहाँ पर एक टर्म आप लोगों के लिए है, वो है विंटर ओलंपिक। इसका मतलब है समर ओलंपिक भी होते होंगे। तो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स के बीच में 2 साल का गैप रहता है, जबकि एक समर ओलंपिक और दूसरे समर ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप रहता है। ठीक वैसे ही 2 जो विंटर ओलंपिक्स है इनके बीच में भी 4 साल का गैप जो है वो रहता है। यहां पर अब 2020 का टोक्यो ओलंपिक तो हो ही चुका है, ये तो आपको पता ही है, 2020 का हो चुका। अब होगा 2024 के अंदर, कहां पर? पेरिस के अंदर होगा ये। ठीक है, फिर 2028 में लॉस एंजलिस में, और 2032 के अंदर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो समर ओलंपिक्स है इनका आयोजन किया जाएगा। तो विंटर ओलंपिक्स 2022 में बीजिंग में 4 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में आयोजित करवाए जाएंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। अगला देखिए आप लोग, अवार्ड है भगवान बुद्ध भारत शांति एवं पर्यटन मित्र पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली राजेंद्र पाल गौतम जो है इनको सम्मानित किया गया है। भगवान बुद्ध को तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी, मध्यम मार्ग। मतलब आपको कोई रास्ता जो है वो नहीं सूझ रहा है तो आप लोग मध्यम मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2 पक्ष हैं, एक दोस्त कहता है कि मेरा साथ देगा, दूसरा कहता है कि मेरा साथ देगा, तो आप दोनों का जो है वो आप बहिष्कार कर दीजिए। मध्यम मार्ग जो है, मिडिल ट्रैक, उसको अपना लीजिए। जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं मसूरी के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये मान सकते हैं आप लोग कि बुद्ध के मध्यम मार्ग की ही ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है। तो बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है, तो राजेंद्र पाल गौतम को मानवता, शांति और प्रकृति व संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए 13 दिसंबर के करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए। यूनिसेफ की नई प्रमुख जो है वो रिसेंटली कैथरीन रसल को अपॉइंट किया गया है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 66 है। समुद्री तटों की सफाई करने के लिए एनसीसी जो है इनके द्वारा पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एट होम इन द यूनिवर्स ये किताब जो है ये लिखी गई है बी के मधुर के द्वारा। ठीक है, तो बी के मधुर जो है इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। यूनिसेफ डे जो है वो 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 1946 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। रामानुजम प्राइज जो है वो रिसेंटली दिया गया है नीना गुप्ता को मैथमेटिशियन के क्षेत्र के अंदर। किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। हाल ही में रीहब प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है असम के अंदर। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि विश्व की पहली फ्लोटिंग सिटी जो है 2025 तक वो कौन सी बनेगी। आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन आंसर किए। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग जो है वो बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। साउथ कोरिया आप लोगों ने आंसर बताया है, तो आप लोगों के आंसर के साथ ही जो है मैं जाना चाहूंगा। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करना क्योंकि ऑप्शन जो है वो थोड़े से आपको इधर उधर मिलेंगे। जल्दीबाजी में आंसर किया तो आंसर गलत हो जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ओमिक्रॉन जो है नया वेरिएंट सामने आया है, तो यहां पर आप लोगों को ये थोड़ा सा कोविड सी यहां पर करना है ना। तो कोविड-19 जो वायरस है ये कहां से फैलना शुरू हुआ था? नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। ध्यान से इसका आंसर करना, गलती मत कर देना। आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना और सेशन को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी हो पूछिए, आप लोग बेझिझक पूछिए, है ना। तो आप लोग इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।